हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? An indifference curve represents all the combination of two goods that provide the same level of satisfaction or utility to a consumer. The consumer has no preference for one combination over another. The same curve कह रहा है उदासीनता वक्र वह होता है जो उपभोक्ता को दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोजन को दर्शाता है जो उसे समान संतुष्टि या उपयोगिता प्रदान करते हैं। इस वक्र पर स्थित किसी भी दो संयोजन के बीच उपभोक्ता उदासीन होता है, यानी उसे कोई अधिक पसंद नहीं होता है। जैसे हम फिगर के माध्यम से देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। एक ही आईसी कर्व पे या तो ए पर या बी पर या सी पर या डी पर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। जैसे यहाँ देखिए क्या बन रहा है 110, यहाँ बन रहा है आपका 27, यहाँ बन रहा है 35, यहाँ बन रहा है 44। तो कहने का मतलब है कि इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कंज्यूमर को। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पहला तो ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे जब भी इंडिफरेंस कर्व बनेगी तो डाउनवर्ड स्लोप ही बनेगी, ऐसे आई सी। कह रहा है ए कंज्यूमर गिव्स ऑफ सम अमाउंट ऑफ वन गुड, दे मस्ट गेन मोर ऑफ द अदर टू स्टे इक्वली सेटिस्फाई। कह रहा है यदि उपभोक्ता को एक वस्तु की कुछ मात्रा त्यागता है तो समान संतोष पाने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा में लेता है। जैसे मान लीजिए आम और केला में, अगर 5 आम खाता है तो ये एक आम केला लेगा। जैसे ही ये 5 से इधर अगर ये 4 करेगा तो ये मात्रा, जितना ये मात्रा घटाएगा उतना ही मात्रा में ये बढ़ाएगा, क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। दूसरा है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल की ओर उत्तल, यानी कि जैसे जब भी इंडिफरेंस कर्व होगा ये हमेशा ही कन्वेक्स बनेगा। कह रहा है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों बनता है कन्वेक्स? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। तीसरा है हायर कर्व्स रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। कह रहा है मतलब यहाँ देखिए 1 आईसी, 2 आईसी, आईसी 3, तो जितना सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलेगा उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ बनेगा। देखिए फिर यहाँ है सेम, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बन गया। तो कह रहा है हायर आईसी कर्व हायर सेटिस्फेक्शन लेवल। फिर नेक्स्ट कहता है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट, मतलब दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है।
ये नहीं हो सकता है। IC1 IC2 ये दोनों आपस में कभी भी कट नहीं करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज है आईसी कर्व्स के। फिर हम लोग एजम्पशन पे चलते हैं। पहला है रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है रैशनल होता है, जो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम करना चाहता है। नेक्स्ट, इसमें दो वस्तुएं ही होती है। जब भी इंडिफरेंस कर्व में दो वस्तु लेते हैं, गुड वाई गुड एक्स, तीसरा कहता है नॉन स्टैटिक, अतृप्त की धारणा। मोर ऑफ ए गुड गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, अधिक वस्तु अधिक संतोष देती है, लेकिन एक समय तक ही। ऐसा नहीं कि आप लगातार कंजप्शन करते जाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते ही चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो कि आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेट जो है वो आपका निगेटिव में भी चला जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर लगातार आप खाते रहिएगा, 3 खाइएगा, फिर 2 खाइएगा, फिर 1 खाइएगा, फिर ऐसा समय आएगा कि आपको 0 खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और फिर जब खाइएगा तो फिर आपका वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कह रहा एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स वन गुड्स फॉर अनदर गुड्स दे विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित करने की इच्छा घटती है। जैसे बताया गया कि केला और आम में, आम अगर 5 खा रहा है तो फिर 1 होगा, फिर ये कम करेगा तो ये बढ़ेगा, फिर ये कम करेगा तो फिर ये बढ़ेगा। तो एक समय सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर हो गई, फिर इससे फिर ये और घटेगी तो ये और बढ़ेगा, तो ये घटते चला जाता है। मतलब एक ऐसा समय आता है जो कि इच्छा ही नहीं करती है कि हाँ हमें कुछ खाना है। तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज नॉट मेजर्ड इज ए नंबर बट रैंक्ड। तो आप कह सकते हैं कि सेब से ज्यादा पसंद आम है। तो आप कहिए कि हाँ जो मेरा पसंद है नंबर 1 पे आम है, नंबर 2 पे केला है, नंबर 3 पर सेब है। तो आप इसको क्रम में सजा सकते हैं। कह सकते हैं कि हाँ रैंक दे सकते हैं कि एक रैंक पे आम है, दूसरे रैंक पे केला है, तीसरे रैंक पे सेब है। अब पढ़ते हम लोग अब इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं। पहला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, the rate at which the consumer is willing to give up one good for another to maintain the same level of satisfaction। वह दर होता है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है जिससे उसका संतोष समान रहता है।
अब हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। The marginal rate of substitution is the rate at which the consumer is willing to give up one unit of good in order to gain one more units of another good while maintaining the same level of satisfaction utility। कह रहा है सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार है ताकि उसका संतोष का स्तर समान रहे। कहने का मतलब है अगर राम और श्याम, एक मिनट, राम अगर आम और केला, तो कह रहा है कि आम अगर ये 5 यूनिट खा रहा है तो ये केला 1 खाएगा, तो फिर ये 4 कम कर, ये अपना कम किया तो ये बढ़ाया इस रेशियो में कि सेम सेटिस्फेक्शन लेवल रह सके। In other words, it shows how much of good Y a consumer is willing to sacrifice to get one more unit of good X without changing the overall happiness। कह रहा है उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु Y छोड़कर वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई को लेगा, यह सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। कहने का मतलब है अभी बताया गया कि जितना अगर आम को छोड़ेगा उतना ही मात्रा में वो केला को पाएगा, लेकिन सेम सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा। 5, 1, 4, 2, 3, ये देखिए 1 यूनिट का त्याग कर रहा है तो 1 यूनिट बढ़ा भी रहा है, यानी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। अब इसके मुख्य विशेषता देख लेते हैं। कह रहा है MRS is usually diminishing। A consumer consumes more of good X and less of good Y, the willingness to give up Y decrease। MRS कह रहा है सामान्यतः घटती है जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु X अधिक लेता है और Y कम करता है तो Y छोड़ने की इच्छा कम होती है। दूसरा कह रहा है MRS is the slope of the indifference curve। MRS उदासीनता वक्र का ढाल होता है। नेक्स्ट कहता है कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व शो डिमिनिशिंग MRS। जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है। जैसे देखिए यहाँ से देखिए ए, फिर ये, फिर ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है। जैसे यहाँ की फिगर में दिया हुआ है, देखिए ए बिंदु पे, बी बिंदु पे, सी बिंदु पे, तो यहाँ MRS निकालने का फॉर्मूला बताया गया है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन Y बाई चेंज इन X। तो A से B का MRS निकाला गया है। जैसे देखिए चेंज कितना हुआ, Y में 6 से 4, तो 6 से 4 किया गया, और X में कितना चेंज हुआ, 2 से 3, टू माइनस 3 यहाँ से, तो हो गया इधर 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 3 1, तो आपका सेट MRS कितना हो गया -2।
फिर उसी तरह बी सी का दिया हुआ है तो -1। एक फॉर्मूला और होता है एमआरएस का, ये तो होगा ही, इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, एक्स वाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिफरेंस मैप, ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोइंग डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल। कह रहा है उदासीनता मानचित्र जो होता है अलग अलग आईसी कर्व पे अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। अगर यहाँ पे अगर सेम आपको यही बढ़ाया जाए सेम प्राइस पे, तो देखिए इधर गुड बढ़ गया, फिर यही सेम बढ़ाया जाए, तो अगर आप गुड वाई को स्थिर भी रखते हैं तो गुड एक्स की मात्रा बढ़ते जाती है। यानी यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, फिर यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। तो जैसे जैसे आप आईसी लार्ज मतलब हायर पे जाइएगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी बी, तो ए ई बी सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। उसी तरह एफ पर भी कोई बिंदु होगा तो वहां सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा आईसी 2 कर्व पे। फिर आईसी 3 पे जी के समान आईसी कर्व पर जहां भी बिंदु होगा सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। लेकिन यहाँ है आईसी 1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल आईसी 2 पर मिलेगा, आईसी 2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल आईसी 3 पर मिलेगा। अब बजट लाइन कह रहा है रिप्रेजेंट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाई विथ ए गिवन इनकम एंड प्राइस। कह रहा है उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत के अनुसार खरीदे जा सकने वाले सभी संयोजन को दर्शाने वाली रेखा। जैसे देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है, इसके अंदर मान लें यहाँ 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 इस लाइन के भीतर जितना भी बिंदु होगा वो हम मेरे बजट के अंदर होगा, यानी हम उसको खरीद सकते हैं। मेरी इतनी इनकम है कि अगर इस पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, मान लीजिए ए बी सी डी, तो इस ए बी सी डी बिंदु पे है इतना है तो हम लोग अपने इनकम इतना है बजट की हम लोग ये खरीद सकते हैं। जैसे ही ये बिंदु यहाँ आ गई ई एफ, तो इस बिंदु पे हम कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते क्योंकि मेरे आउट ऑफ बजट चला गया। मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि हम वो वस्तु को एफर्ट कर सकते हैं खरीदने के लिए। ठीक है, और ये मान लीजिए जी एच आई, ये तो हम खरीद सकते हैं लेकिन हम लोग को सेटिस्फेक्शन लेवल उस तरह का नहीं मिल पाएगा जिस तरह का हम लोग चाहते हैं। तो सबसे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा सबसे बढ़िया यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम मिलेगा, लेकिन देखिए यहाँ ये कम प्राइस बढ़ गया मान लीजिए तो ये कम जाएगी। फिर उसी तरह यहाँ भी अगर आप आइएगा, यहाँ भी देखिए एक घट, फिर उसी तरह यहाँ देखिए अगर x की y की मात्रा घट रही है तो x की मात्रा बढ़ रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। लेकिन आपको चाहिए दोनों का संयोग ऐसा हो कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा मिले। इधर देखिए बुक्स और मान लीजिए कोई ले लीजिए पेन लीजिए,
तो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल लगभग सेम होगा, तब जाके आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। चलिए अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जानते हैं। वेयर द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, यहाँ सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र बजट रेखा से स्पर्श करता है, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे देखिए IC2 और IC1, हमको यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन IC1 की तुलना में IC2 पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, क्योंकि IC देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ कम मात्रा में हम लोग को मिला। अगर कमोडिटी Y की क्वांटिटी अगर यहाँ है Y1, तो Y1 ये तो बढ़ा, लेकिन ये घट गया, जो कि हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए उतना अच्छा नहीं है। फिर वहां देखिए तो आपका यहाँ देखिए Y2 तो घट गया, X2 बढ़ गया, लेकिन सेम रेशियो के कारण यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मिल जाएगी, क्योंकि IC2 पे है, ये IC1 पे है, कहता है हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, तो ये दूसरे पे चलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा X स्टार Y स्टार। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइस इफेक्ट, मूल्य प्रभाव। प्राइस इफेक्ट्स refers to the change in the quantity demanded of a good when its price changes, keeping income and price of other goods constant। कह रहा है मूल्य प्रभाव वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की मांग में आता है जब उसकी कीमत बदलती है, जबकि आय और अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है। मतलब प्राइस में चेंज आएगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन अदर जो आपका इनकम है और एंड रिलेटिव प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तब जाके आपका प्राइस इफेक्ट दिखेगा। कह रहा है दूसरा का इट शोज हाउ ए कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन चेंजेज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स और राइज। अगर मान लीजिए अगर प्राइस बढ़ेगी तो लोग क्वांटिटी कम खरीदेंगे, उसी तरह प्राइस अगर घटेगी तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे। वही कह रहा है उपभोक्ता प्राइस घटने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देते हैं, यानी ज़्यादा खरीदते हैं, और प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद क्वांटिटी कम खरीदते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे यहाँ देखिए अगर प्राइस ज़्यादा थी तो कम खरीदा गया है, जैसे ही प्राइस कमा तो इसके तुलना में ई से ज़्यादा खरीद लिया गया, फिर प्राइस थोड़ा सा और कमा तो इसकी तुलना में ज़्यादा खरीद लिया। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ी तो आपका प्राइस कमने के कारण क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ये एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरा ये भी कंडीशन आएगी ना कि प्राइस ये जो है ऐसे भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल था, फिर यहाँ
जैसे ही ऊपर की तरफ गया तो यहाँ देखिए प्राइस जैसे ही बढ़ा तो क्वांटिटी की मात्रा कम गई इसकी तुलना में। फिर और अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी और कम गई इसकी तुलना में। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ी वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांड कमती चली गई। ये प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला होता है। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब आगे देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू रिलेटिव प्राइस चेंज, गुड बिकम्स चीपर। प्रतिस्थापन प्रभाव, जब वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता उसे अधिक पसंद करता है। फिर कह रहा है इनकम इफेक्ट, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम परचेजिंग पावर। कह रहा है आय प्रभाव, वस्तु की कीमत घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है जिससे क्रय शक्ति बढ़ती है। यानी कहने का मतलब है अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अगर प्राइस कम रहेगा तो लोग क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि प्राइस घटने के कारण अगर वस्तु सस्ती रहती है तो आदमी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उस वस्तु को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अनुसार। लेकिन इनकम इफेक्ट क्या कहता है, वस्तु की कीमत घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अगर प्राइस घटा है, मान लीजिए अगर उसकी 100 रुपया इनकम है, अगर प्राइस पहले 20 रुपये थी तो 5 केजी कोई चीज़ खरीद सकता था। जैसे ही ये कीमत 10 रुपये हुए तो ये क्वांटिटी कितना कर देगा, 10 केजी। वही कह रहा है जैसे ही प्राइस घटा तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई। ये नॉमिनल इनकम तो सेम रहा लेकिन उसको क्या रियल इनकम बढ़ी, पहले 5 केजी वो खरीदता था तो अब 10 केजी खरीद सकता है। वही कह रहा है इनकम इफेक्ट। चलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग से हम लोग फिर से पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी demanded of a good when its price changes, making it relatively cheaper or more expensive compared to the goods, while keeping the consumer's utility satisfaction constant। मतलब कह रहा है प्रतिस्थापन प्रभाव वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की मांग में तब आता है जब उसकी कीमत बदलती है, जिससे वह वस्तु दूसरी वस्तुओं की तुलना में सस्ती या महंगी हो जाती है, जबकि उपभोक्ता की संतुष्टि स्थिर रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, टी एंड कॉफी, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी का प्राइस अगर कांस्टेंट भी रहता है तो भी इसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। उसी तरह सेम अगर कॉफी की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो टी की क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। दोनों के प्राइस लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ द प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पार्ट होता है किसका, प्राइस इफेक्ट का। इट ऑलवेज मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइस चेंजेज। मान लीजिए अभी बताएं टी की प्राइस अगर बढ़ी और कॉफी की प्राइस कांस्टेंट भी रहा तब भी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट करता है इफ द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज।
अभी बताइए, अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट करता है, इफ प्राइस ऑफ गुड राइज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, सेम इसका वाइस वर्सा, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांड घट गया। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल इंफीरियर एंड गिवन गुड्स, ये हमेशा पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स के केस में भी, इंफीरियर गुड्स के केस में भी, और गिवन गुड्स के भी केस में। इट अकर्स ड्यू टू रिलेटिव प्राइस चेंज नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम। यहाँ पे बताए कि अगर इनकम में कोई चेंज भी नहीं आएगा, इनकम में कोई चेंज भी नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, तब भी अगर टी की प्राइस बढ़ी है तो कॉफी की क्वांटिटी बढ़ेगी। इसके कारण जानते हैं क्यों होता है ये। अकर्स ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस, यह प्रभाव तब आता है जब सापेक्ष कीमतें बदलती है। अभी बताएं इसके चेंजिंग होने के क्या कारण है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर अगर टी अगर नहीं पसंद करेंगे तो फिर कॉफी की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि दोनों का रिलेशन है, तभी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर रिलेशन नहीं होगा तो फिर कोई सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं। फिर दूसरा कह है कंज्यूमर्स टेंड्स टू शिफ्ट कंजम्पशन टुवर्ड्स द चीपर गुड्स, मतलब उपभोक्ता सस्ती वस्तुओं की ओर झुकते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है रियल इनकम रिमेन्स द सेम, कंपनसेटेड बजट लाइन इज यूज्ड। कह रहा है वास्तविक आय को स्थिर मानते हुए बजट रेखा से मापा जाता है। अगर रियल इनकम बढ़ जाएगी, रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेंगे तो क्वांटिटी डिमांड मतलब वस्तुएं भी ज्यादा खरीदेंगे। फिर अब देखते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट refers to the change in quantity demanded of a good when the consumer's real income purchasing power changes due to a change in the price of the good, keeping prices of other goods and preferences constant। कह रहा है आय प्रभाव वह परिवर्तन है जो उपभोक्ता की मांग में आता है जब किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण उसकी वास्तविक आय में परिवर्तन होता है, जबकि अन्य वस्तुओं और कीमतें और पसंद स्थिर रहती हैं। जैसे अगर प्राइस में चेंज के कारण रियल इनकम घट जाएगी, अगर प्राइस घटेगी तो रियल इनकम बढ़ेगी, दोनों का अपोजिट रिलेशन है। तो रियल इनकम कमेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी कमेगी, रियल इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट करता है इट शोज हाउ द कंज्यूमर्स कंजम्पशन पैटर्न चेंज एज देयर रियल इनकम राइज और फॉल, मतलब लोग अपने रियल इनकम के कारण या तो वस्तु की डिमांड बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अब इसके कारण जानते हैं क्यों होता है ये। कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स द कंज्यूमर्स कैन नाउ बाय मोर विथ द सेम मनी, रियल इनकम इंक्रीज। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उतनी ही राशि में अधिक वस्तु खरीद सकता है, जिससे कि उसका रियल इनकम बढ़ती है। अभी बताया गया आपको, अगर
प्राइस पहले 20 रुपया थी तो वो 10 केजी सामान खरीदता था। जैसे ही प्राइस 10 रुपया हुआ तो ये टोटल कितना, टोटल रेवेन्यू खर्च करता था 200। तो सेम 200 रुपया में ही ये कितना खरीदेगा, 20 केजी। यानी रेवेन्यू यानी इनकम में कोई चेंज नहीं भी हुआ, फिर भी वो 10 से 20 केजी खरीद लिया। फिर नेक्स्ट करता है व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइज रियल इनकम फॉल्स। जब कीमतें बढ़ती है तो वास्तविक आय घटती है। अभी बताएं, जैसे ही प्राइस बढ़ा रियल इनकम घट गई, जिससे क्वांटिटी डिमांड भी घट गई। सेम इसके विपरीत, प्राइस अगर घटी रियल इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया गया इंडिफरेंस इनकम इफेक्ट को। जैसे देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल E1, E2, E3, X1 से बढ़ गया, X2 से X3 की तरफ बढ़ा। देखिए जैसे जैसे ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, मतलब जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ गुड बढ़ा उसी तरह उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि इनकम बढ़ती चली जा रही है। इनकम यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा। जैसे जैसे ये पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। चलिए हम तीनों अब जान गए तो हम यहाँ पे जानते हैं प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। जैसे देखिए ये जो आपका है इनकम को दिखाया गया है ए से जे के बीच में, इनकम कंपनसेशन। देखिए जैसे E1 और E3 सेम आईसी कर्व पे है, तो जो ये कंपनसेंट जो हुआ इतना, यही आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और फिर देखिए जैसे ही ये इससे इस पे आप कन्वर्ट हुए, यानी आपकी इनकम लेवल बढ़ी, तो आपका ये सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ चला गया IC2 पे, जो कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया तुलनात्मक रूप से। तो E1 और E3 के जो आप कंपनसेट किए वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गए, और जैसे ही इनकम बढ़ा ये IC2 पे चल गया, यानी हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इफेक्ट क्या क्या पढ़ेंगे आगे देखते हैं हम लोग। जैसे टाइप्स ऑफ गुड दिया गया है, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड पे प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। बताया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। फिर इनकम इफेक्ट, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा आप डिमांड भी ज़्यादा करिएगा। फिर उसी तरह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव होता है हर गुड्स के लिए। फिर इंफीरियर गुड्स में पॉजिटिव तो होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। फिर ये इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। गिवन गुड्स के केस में निगेटिव हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, इनकम इफेक्ट का। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई घटिया वस्तु है, वो इनकम के अभाव में घटिया वस्तु खरीद रहा था,
जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी 100 से 150, तो ये चाहेगा कि और अच्छी वस्तु खरीदे, यानी इन्फीरियर वस्तु खरीदेगा। ये गिफिन गुड्स है। फिर अगर इसकी इनकम 200 हो गई तो ये नॉर्मल गुड्स खरीदने लगेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम घटिया वस्तु खाए पिए। जैसे मान लीजिए कि कोई चावल तुलनात्मक रूप से ये थोड़ा सा खराब है, ये थोड़ा सा खराब है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम खराब चावल खाएं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसकी इनकम नहीं है। तो पहले तो इनकम कम थी तो वो चावल थोड़ा खराब खाता था। फिर जैसे ही इनकम बढ़ी तो ये और अच्छा चावल खाना पसंद किया। फिर जैसे ही थोड़ी सी और इनकम बढ़ गई तो और इसकी तुलना में ये अच्छा चावल खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी आप घटिया वस्तु को छोड़े, फिर इनकम बढ़ी फिर इंफीरियर गुड्स को छोड़ दिए, फिर इनकम बढ़ी तो आप नॉर्मल गुड्स खरीदने लगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो पड़ा ये तुलनात्मक रूप से, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रभाव कम हो गया, इनकम इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा बढ़ा। फिर ये इनकम इफेक्ट निगेटिव हो जाती है, क्योंकि हम जैसे ही इनकम बढ़ती है तो हम वस्तुओं को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे वस्तुओं को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डिमांड मूवमेंट पहला में जो नॉर्मल गुड्स में है तो इंक्रीज करता है, इंफीरियर गुड के केस में या तो अगर इनकम बढ़ी है या प्राइस घटा है तो या तो हम राइज कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, डिपेंड्स करता है इनकम पे, प्राइस पे। फिर लास्ट में है डिक्रीज करते हैं, हम क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हमारा इनकम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम गिफिन वस्तु को खरीदना बंद करते हैं, यानी डिमांड डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार चैनल्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक